आज का वीडियो प्रस्तुत है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसकी डेफिनेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, डेफिनेशन और बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको नए नए वीडियो मिल सके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में से काट मत दीजिए, छोड़ मत दीजिए, नहीं तो ये टेंस आपके लिए अधूरा रह जाएगा। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल। वर्तमान में सबसे पहला भाग है इंडेफिनिट यानी अनिश्चित। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो हुआ अनिश्चित वर्तमान काल। इसके अंदर वर्तमान काल में हम कौन कौन सी बातें आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया का कौन सा रूप इस टेंस में प्रयोग में लाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं कौन कौन सी प्रयोग में आती है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्य की रचना किस प्रकार से की जाती है। ये सारी बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं परिचय से, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहेंगे, या अंग्रेजी वाक्यों को देख करके अपन कैसे पता लगाएं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो वाक्य को पढ़ने से अगर हमें ज्ञात हो कि वर्तमान समय में कोई कार्य हो रहा है अथवा इसके अंदर वर्तमान की व्यक्ति की किसी आदत का उल्लेख है, तो यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाएगा। तो जो फर्स्ट लाइन है, इसको आपको ध्यान से रखना याद है कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए जो वर्तमान समय में होते हैं या जो वर्तमान समय की आदत है उसके लिए होता है। अब हिंदी वाक्यों के अंदर इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। जैसे नीचे कुछ उदाहरण दिए गए एग्जाम्पल्स। वह खेलता है, यहाँ पर मैंने क्रियाओं को लाल रंग से लिख दिया है। ही प्लेज, वह खेलता है। दे प्ले, वे खेलते हैं। मोहन रीड्स ए बुक, मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ ही, दे, मोहन ये सब सब्जेक्ट है, करता है। और प्लेज, प्ले, रीड्स ये वर्ब से क्रियाएं, यानी कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है, और जहाँ थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन सब्जेक्ट हो, वहाँ वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। मैंने स्पष्ट नीचे लिख दिया है, आप इसको ध्यान से अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। इस टेंस में इज आर एम का प्रयोग नहीं होता। प्राय हम समझ लेते हैं कि इज का अर्थ है होता है, आर का अर्थ भी है होता है, एम का अर्थ हूँ है, तो ये वर्तमान काल है। लेकिन ये वर्तमान काल के तो रूप है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इनका प्रयोग नहीं होता, क्योंकि मुख्य क्रियाएं। अब इन तीन वाक्यों को ऊपर से देखिए, एग्जाम्पल में जो दिए गए हैं, ही, दे, मोहन सब्जेक्ट, और प्लेज, प्ले और रीड्स वर्ब्स। तो इस सब्जेक्ट सिंगुलर कौन से होते हैं और सब्जेक्ट प्लूरल कौन से होते हैं, इसके लिए मैंने एक नीचे पूरा स्पष्ट लिख दिया है। आप सबको इसको अच्छी तरह से याद करना, कौन कौन से सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट, ठीक है। ई, एक, सी, दो, इट, तीन, नेम, चार, ये चारों सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन सब्जेक्ट आपको हमेशा याद रखने। आगे प्लूरल नाउन थर्ड पर्सन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ये देखें। आई, वी, यू और दे, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन सब्जेक्ट है। आई, वी, यू और दे। आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे। यद्यपि अपन देखते हैं आई अर्थ मैं यानी एक वचन हिंदी में होता, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई को बहुवचन माना गया है, इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना है। अब अपन पढ़ते हैं, अगले पड़ाव पर चलते हैं। अब अंग्रेजी की वाक्यों की रचना किस ढंग से की जाती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य किस प्रकार से बनते हैं।
प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद होगा या जानते होंगे कि वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। चारों प्रकार के वाक्यों की वाक्य रचनाएं हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं एफिर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S/ES लिखा हुआ है ना, ये देखें आप, S या ES। तो वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो S या ES आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो S या ES का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद में डॉट डॉट, यानी यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट या अन्य जो भी चीज़ें वाक्य के अंदर बचती है उसको लिखना है। या समझें, यानी सब्जेक्ट किसे कहते हैं? प्राय विद्यार्थी मान लेते हैं सब्जेक्ट का अर्थ होता है विषय, ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता। कर्ता यानी कार्य करने वाला। कर्ता किसको कहते हैं? कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। और वर्ब, वी यानी वर्ब, वर्ब यानी कर्ता द्वारा जो काम किया जाता है, अर्थात कार्य कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है वो वर्ब होती है। अब है सिंगुलर नाउन, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES का प्रयोग किया जाएगा। जो कोई आप देख रहे हैं V फर्स्ट प्लस S या ES यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर वर्ब प्लूरल हो, सॉरी, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन हो तो वर्ब के साथ S या ES का प्रयोग नहीं होगा। उदाहरण देखिए, शी राइट्स, शी राइट्स, वह लिखती है। शी एक वचन है, वह तो राइट वर्ब है, राइट के साथ में S लग गया, शी राइट्स, वह लिखती है। दूसरा, दे राइट, वर्ब यहाँ पर भी राइट है, राइट नहीं लिखना, लेकिन सब्जेक्ट दे प्लूरल है, इसलिए वर्ब के साथ S या इसका प्रयोग नहीं हुआ, दे राइट। तीसरा वाक्य, मोती गोज टू स्कूल। आप देखें, मोती किसी व्यक्ति का नाम है और मोती एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये सिंगुलर नाउन है और नेम है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का प्रयोग होगा। यहाँ पर वर्ब है जाना, गो, तो गो के साथ ES लगने से गोज बन गया। मोती गोज टू स्कूल, मोती विद्यालय जाता है। तो इन तीनों उदाहरणों से देख करके आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक वचन कर्ता होने पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब के साथ में S या ES का प्रयोग होता है, और बहुवचन कर्ता होने पर वर्ब के साथ S या ES का प्रयोग नहीं होता है। अब चलते हैं अगले वाक्य रचना पर। दूसरे प्रकार के वाक्य होते हैं नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंसेस। हम पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करते समय और परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर देते समय प्रायः भूल जाते हैं कि इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट क्या और किस प्रकार से वाक्य रचना हुई है, इसलिए हमें ये चारों प्रकार के वाक्यों को भली भांति समझ करके याद करना है। नकारात्मक वाक्य यानी इसका अर्थ ही ना से माना जा रहा है, यानी जिसमें किसी कार्य का नहीं होना पाया जाए तो वो नकारात्मक कहलाता है। जैसे मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं खेलता नहीं हूँ, मैं दौड़ता नहीं हूँ, वे हंसते नहीं हैं, मोहन काम नहीं करता है, विद्यार्थियों ने गृह कार्य नहीं किया है। तो इस प्रकार के सारे वाक्य नकारात्मक कहलाते हैं। अब अंग्रेजी में ये वाक्य किस प्रकार से बनेंगे? सबसे पहले क्या रखा जाएगा? तो सबसे पहले हमेशा जैसा कि ज्ञात है सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता। उसके बाद में यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब दी गई है, डू नॉट और डज नॉट, जो लाल रंग से लिखी गई है, डू नॉट और डज नॉट। यहाँ डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है और डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। यहाँ ये ध्यान दें कि जिस वाक्य जो नकारात्मक होते हैं जिसमें डू नॉट और डज नॉट आता है, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का प्रयोग नहीं होता है। इसके पीछे मैंने डॉट डॉट लिख रखे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पीछे ऑब्जेक्ट और अन्य चीज़ें जो वाक्य रचना के लिए बच जाती है वो यहाँ लिखनी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट
कोष्टक में लिखा हुआ देख लो, डजंट, यानी डज नॉट का शॉर्ट रूप है डजंट, इसको भी पढ़ना सीख लें, डजंट। और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, जिसका शॉर्ट रूप होता है डोंट। तो याद रखें, कर्ता एक वचन हो तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लिखा जाएगा, और कर्ता बहुवचन हो तो सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट का प्रयोग होगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं। वाक्य रचना तो आपने देख ही ली, ये अब इसको थोड़ा काट ही देता हूँ, पहले से लिखा हुआ है। उदाहरण, सीता डज नॉट सिंग, सीता नहीं गाती है, सीता नहीं गाती, भूल से गाना लिख दिया है तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से काट देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। सीता नहीं गाती है। इस वाक्य में अपन देखें तो सीता क्या है, सब्जेक्ट, यानी कार्य कौन कर रहा है, सीता, सीता गाना नहीं गाती, तो सीता सब्जेक्ट है। दूसरा, सीता सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए इसके साथ में किसका प्रयोग हुआ है, डज नॉट का। तो डज नॉट क्या है, ये देखो हेल्पिंग वर्ब, एक वचन कर्ता के साथ आती है, सीधा स्पष्ट लिखा हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है। और उसके बाद है वर्ब सिंग, सिंग यानी गाती, यानी सीता क्या काम करती है, नहीं गाती है, तो सीता डज नॉट सिंग। तो अब आप समझ गए वाक्य रचना को। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कार्य करने वाला सीता, फिर सब्जेक्ट सीता एक वचन है इसलिए डज नॉट, और फिर उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, यानी सीता नहीं गाती। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य, हम नहीं हंसते हैं, तो यहाँ पर हम शब्द बहुवचन है, हमको अंग्रेजी में वी कहते हैं, तो कार्य करने वाला कौन है, हम, सब्जेक्ट हम हैं, तो वी सबसे पहले सब्जेक्ट, वी बहुवचन है इसलिए डू नॉट, वी डू नॉट। और क्या नहीं कर रहे हैं, हम कौन सा काम नहीं कर रहे हैं, हंसते नहीं हैं, तो लाफ वर्ब, वी डू नॉट लाफ। अगला, तुम नहीं दौड़ते हो, यहाँ पर भी वो नकारात्मकता है कि तुम दौड़ते नहीं हो, तो कार्य कौन नहीं कर रहा है, तुम को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, यू, तो यू सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में यू प्लुरल है, जैसा कि पहले बताया, थर्ड पर्सन प्लुरल नाउन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू और दे, तो यू किस में आ गया, प्लुरल में, तो यू प्लुरल है इसलिए इसके साथ में क्या आ गया, डोंट, और उसकी क्रिया क्या है, यानी काम क्या नहीं करता है, रन, दौड़ना, यू डू नॉट रन, तुम नहीं दौड़ते हो। अगला वाक्य है, मैं गाना पसंद नहीं करता हूँ, मैं गाना पसंद नहीं करता हूँ, तो इसमें कर्ता कौन है, मैं को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, आई, ये देखो आई बहुवचन है इसलिए इसके साथ में डोंट का प्रयोग। फिर लाइक सिंग यानी पसंद नहीं करता, तो देखें आई सब्जेक्ट, डू नॉट बहुवचन होने के कारण आया, लाइक उसकी वर्ब का एडजेक्टिव है और सिंग वर्ब है। आई डोंट लाइक सिंग, मैं गाना पसंद नहीं करता हूँ। तो इस प्रकार से हमने नेगेटिव वाक्य रचना पढ़ी है। आप इस लाइन को अच्छी तरह से याद रखेंगे, कौन सी को, जिसके लिए मैं ये तीर का निशान लगा रहा हूँ, ये वाक्य रचना हमेशा आपको याद रखनी है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अन्य जो वाक्य में बचता है वो। यहाँ ध्यान देना है कि डू नॉट बहुवचन थर्ड पर्सन प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, और डज नॉट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के लिए आएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, फिर ऑब्जेक्टिव, और फिर उसके बाद जो भी चीज़ें बचती है उन सबको रख देना है। इस प्रकार से ये नकारात्मक वाक्य रचना हमारी पूर्ण हुई। अब अगले प्रकार का वाक्य हम पढ़ेंगे। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने पहले आपको बताया कि वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, और तीसरे प्रकार का वाक्य होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जो कि अगली स्लाइड में। प्रश्नवाचक वाक्यों को अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि हमने 2 वाक्यों में पढ़ा, पहले सरल और
फिर नकारात्मक वाक्यों में। उसी प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्यों के अंदर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्या है, प्रश्न, सवाल। हिंदी में आपने देखा होगा ये निशान, क्वेश्चन मार्क। तो जो भी वाक्य प्रश्नवाचक होता है उसके अंत में सबसे पहले अपन देख लें कि क्वेश्चन मार्क है तो वो वाक्य प्रश्नवाचक है। अब अंग्रेजी में वाक्य रचना किस प्रकार से होगी, तो साधारण वाक्य में आपने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, फिर अदर आते हैं। लेकिन प्रश्नवाचक वाक्यों में थोड़ा ध्यान देने की वाक्य है कि इस प्रकार के वाक्य प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होते हैं, जैसे क्या, कौन, कैसे, कहाँ, किधर। इस प्रकार से, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो इस प्रकार से ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार से अंग्रेजी में बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और दूसरे WH टाइप वर्ड से शुरू होने वाले। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में दो है, डू और डज। डू का प्रयोग प्लूरल नाउन थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ होता है और डज का प्रयोग सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ होता है। WH यानी अंग्रेजी में WH दो शब्दों से शुरू होने वाली स्पेलिंग है। ये देखिए नीचे WH वर्ड मैंने स्पष्ट लिखा है, इधर देखें, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हुज, ये सब क्या है, देखें आप, सारे के सारे WH से शुरू हो रहे। देखो WS, 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 WS। अब तक आपने सारी इसकी मीनिंग याद कर ली होगी शायद, नहीं तो मैं एक बार बता देता हूँ। WHAT वाट यानी क्या, WHY वाई यानी क्यों, WHEN वैन यानी कब, WHERE वेर यानी कहाँ, WHOSE हुज यानी किसका, WHO हुम यानी कौन, और अगला है हाउ, HOW हाउ यानी कैसे। तो ये सारी बातें हमने सुनी, पढ़ी और अब तक सीखिए। अब आते हैं अपने इसकी वाक्य रचना पर। तो मैंने आपको बताया दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य और दूसरे WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। अब इसकी वाक्य रचनाएं आप अपनी शायद नोटबुक तैयार करके रखी होगी आपने, उसमें लिख लेंगे। पहली वाक्य है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उसकी रचनाएं, तो डू या डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव और फिर उसके बाद में अदर। और दूसरे प्रकार का वाक्य WH टाइप के हैं, तो उसमें सबसे पहले WH वर्ड आएगा। WH वर्ड मैंने अभी आपको बताया, वाट, वाई, वैन, वेयर, हुज, विच, हुम, ये इस प्रकार से, या आउ। उसके बाद में डू या डज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में एडजेक्टिव यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर जो अदर चीज़ें हैं वो लिखी जाती है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। हिंदी वाक्य अपन सभी समझ सकते हैं आराम से। तो पहला वाक्य, आप क्या खेलना चाहते हैं, आप क्या खेलना चाहते हैं। तो यहाँ पर पूछने वाले का मंतव्य देखें और दूसरा वाक्य भी देखें, दोनों को साथ में समझते हैं। क्या आप खेलना चाहते हैं, दोनों वाक्यों में। पहले में तो पूछ रहा आप क्या खेलना चाहते हैं और दूसरे में क्या आप खेलना चाहते हैं। दोनों के अंदर क्या शब्द आया, वो ये तो प्रश्नवाचक है, लेकिन वाक्य में देखो आप क्या खेलना चाहते हैं यानी वो खेल का नाम पूछना चाहता है। दूसरे के अंदर क्या आप खेलना चाहते हैं यानी वो आपकी हाँ या ना जानना चाहता है कि आप खेलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जबकि पहले प्रश्न के अंदर आप क्या खेलना चाहते हैं यानी वो खेल का नाम जानना चाहता है। तो पहले प्रकार का वाक्य जहाँ पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आया हुआ है उसको अपन WH टाइप का वाक्य कहते हैं, और जिसमें क्या शब्द वाक्य की शुरुआत में आता है प्रश्नवाचक वाक्यों में, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य होता है। अब इसकी वाक्य रचना देखो, तो मैंने सबसे पहले आपको ऊपर दे रखी है डू और डज वाली, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली। तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, तो क्या, अब सब्जेक्ट क्या है, आप यानी तुम, अंग्रेजी में कहेंगे यू। तो क्या आप, तो डू यू वांट टू प्ले। तो सबसे पहले डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार डू आ गया, फिर सब्जेक्ट है यू, फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना यानी प्ले, नहीं सॉरी चाहते हैं, और फिर वर्ब आ गई प्ले। तो क्या आप खेलना चाहते हैं, तो डू यू वांट टू प्ले। फिर पहला वाक्य देखें,
आप क्या खेलना चाहते हैं। इसमें WS वाक्य है तो सबसे पहले WS वर्ड व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब आप है यानी तुम, तो यू सब्जेक्ट है इसलिए डू हेल्पिंग वर्ब आएगी। व्हाट डू यू, फिर वांट टू प्ले, आप क्या खेलना चाहते हैं। इसी प्रकार से अपन देखें तो तीसरा वाक्य क्या वह खाना पकाती है, तो क्या वह, ये भी सबसे पहले क्या आ गया, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य है। तो क्या वह यानी सिंगुलर स्त्रीलिंग है तो इसके लिए डज आएगा। सबसे पहले डज सी कुक्स फूड, कुक्स यानी पकाती है, फूड यानी भोजन, क्रिया क्या है कुक्स, फूड क्या है ऑब्जेक्ट, डज सी कुक्स फूड। चौथा वाक्य क्या बच्चे विद्यालय जाते हैं, यहाँ पर भी क्या से शुरू हो रहा है वाक्य, इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब बच्चे शब्द बहुवचन है अपने आप में इसलिए डू आ गया, डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल, क्या बच्चे विद्यालय जाते हैं। इस प्रकार से आपने तीसरे प्रकार की वाक्य रचना पढ़ी। यहाँ आपको यह ध्यान देनी है, योगी बातें दो है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। वाक्य के अंदर क्या शब्द का प्रयोग होगा, यानी या तो वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आएगा या वाक्य के बीच में क्या शब्द आएगा। अगर वाक्य के बीच में क्या आता है तो वो WS टाइप का वाक्य है, और अगर वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य है। और इसकी दोनों की वाक्य रचनाएं ये दी गई है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें। अब अपन पढ़ेंगे तीसरे प्रकार का वाक्य, सॉरी 3 हो गए। चौथा वाक्य है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिसमें प्रश्न भी हो साथ में मना भी किया गया हो, इसको कहते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे अपन किसी को पूछते हैं हाँ ना में कि क्या वो काम नहीं करता है, क्या मोहन नहीं पढ़ता है, यानी हाँ ना अपन उसका जवाब जानना चाहते हैं लेकिन प्रश्न भी कर रहे हैं और उसमें नहीं भी लगा रहे हैं, तो इस प्रकार के वाक्य नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और इस प्रकार के वाक्यों की रचना जिसको अपन वाक्य रचना कहते हैं, ये जो दी गई है ये सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव। अब यहाँ पर नकारात्मक है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए पहला वाक्य मैंने लिखा है कि क्या आप अपने देश से प्यार नहीं करते हैं, तो 1 मिनट यहाँ पर आप नॉट लिख लेना, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, ठीक है। क्या आप अपने देश से प्यार नहीं करते हैं, तो क्या शब्द आ गया सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, आप है, अभी मैंने बताया आप यानी तुम यानी यू, तो बहुवचन है इसलिए डू सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, डू के साथ में नॉट, फिर यू, और प्यार नहीं करते किसको, अपने देश को, तो डू नॉट यू लव योर कंट्री, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, योर कंट्री, तो कंट्री शब्द ऑब्जेक्ट है और योर एडजेक्टिव है। इस प्रकार से ये पहला वाक्य हुआ। दूसरा, मोहन अपने माता पिता का आदर क्यों नहीं करता है, ये भी प्रश्नवाचक है। देखो मोहन अपने पिता का माता पिता का आदर क्यों नहीं करता, इसको अंग्रेजी बनाए तो कैसे बनाएंगे, तो देख लो यहाँ पर क्यों शब्द वाक्य के बीच में आया हुआ है, शुरुआत में नहीं। ये देखो अगर वाक्य के शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, लेकिन अगर वाक्य की शुरुआत में शब्द प्रश्नवाचक नहीं है तो वो WS वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर क्यों शब्द है, क्यों को अंग्रेजी में कहते हैं वाई, इसलिए इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सॉरी WS वर्ड आएगा वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, फिर मोहन सब्जेक्ट, रेस्पेक्ट आदर करता है, और इज पेरेंट्स यानी उसके माता पिता का। वाक्य रचना बन गई, सबसे पहले WS वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। वाई डज नॉट मोहन रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स।
इसके साथ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चारों प्रकार की वाक्य रचनाएं आपने समझ लिए। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो मैं आपको 5 वाक्य दे रहा हूँ हिंदी में, जिसको आप अपनी होमवर्क में ट्रांसलेशन करने का प्रयास कीजिए। अगर आप सीधे ढंग से यानी पहले प्रयास में ही वाक्यों का अनुवाद कर लेते हैं तो ये मान लें कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीख लिया है। अगर आप वाक्य रचना करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए और देखिए कि वाक्य किस प्रकार का है। अब ये जो 5 वाक्य हैं, राधा गाना गाती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, रमेश गृह कार्य नहीं करता है, तुम क्या जानते हो, इसके पीछे देखो एक स्पेशल मार्क है, क्वेश्चन मार्क, और क्या तुम मोबाइल नहीं देखते हो। ठीक है, ये 5 वाक्य अपनी कॉपी में करिए। अगर आप इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं पहली बार में तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरह से याद कर चुके हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इसका मतलब हुआ कि आप इस वाक्य को करने के लिए इस वीडियो को 2-3 बार फिर से रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, समझिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब विशेष करके कक्षा 9 और 10 यानी 9th और 10th के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो थोड़े स्टैंडर्ड के होते हैं, क्योंकि माध्यमिक कक्षा है तो उसका ज्ञान भी अच्छे ढंग से परखा जाता है। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ स्पेशल यूज यानी विशेष प्रयोग, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किन किन स्थितियों में किया जाता है। तो पहला है विथ हैबिट रेगुलर एक्टिविटीज़, यानी अगर व्यक्ति की कोई आदत वाला वाक्य हो या व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कोई नियमित कार्य हो तो आदत और नियमित कार्यों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। उदाहरण दिया है पहला, शी ड्रिंक्स टी डेली, वह प्रतिदिन चाय पीती है, यानी उसकी चाय पीने क्या है, आदत है। फिर मोहन वर्कआउट फॉर 15 मिनट्स ऑलवेज, मोहन हमेशा 15 मिनट के लिए वर्कआउट करता है यानी परिश्रम करता है। तो ये क्या है, उसकी रेगुलर एक्टिविटी हमेशा करता है। तो यहाँ पर भी 2 शब्द है आपको समझने के लिए, एक डेली और दूसरा ऑलवेज। देख सकते हैं आप, मैं पिछले मार्क्स को मिटा देता हूँ। ये सब देखिए डेली, ये देखिए ऑलवेज। तो डेली ऑलवेज ये 2 शब्द ऐसे हैं जिनसे हमारे को ये पता लगाना है, अंग्रेजी जब परीक्षा में प्रश्न करें तो अगर वाक्य के अंदर डेली शब्द हो या ऑलवेज शब्द हो तो हमें समझ जाना है कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपने दिमाग में आ जाता है तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस या एस साधारण वाक्यों के अंदर आता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग होगा और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग होगा। जहाँ पर डू और डज आता है वहाँ वर्ब में एस या एस नहीं लगते हैं। तीसरा वाक्य, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो ये पक्षियों का हमेशा का कार्य कहें या अपन उसकी रोज़ की आदत कहें या पक्षियों की जीवनचर्या ही आकाश में उड़ना है। तो इस प्रकार से विथ हैबिट और रेगुलर एक्टिविटीज़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। दूसरे प्रकार का वाक्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, यानी किसी भी काल में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इसको झुठलाया नहीं जा सकता। किसी भी देश की सीमा में किसी सीमा से बाहर उस वाक्य को नकारा नहीं जा सकता, यानी जो सदा सत्य होते हैं, सार्वभौम होते हैं, उसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। उदाहरण, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। आप धरती के किसी भी कोने में चले जाइए तो सूर्य हमेशा जिस दिशा से उगता है उसको पूर्व दिशा ही कहते हैं। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इस प्रकार के वाक्य आपको परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। जैसे द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो पानी 100 डिग्री तापमान पर उबलता है। ये पानी की प्रकृति है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। 100 डिग्री तापमान होगा तभी पानी उबलेगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। ये सार्वभौमिक सत्य है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस की पहचान मैंने आपको बताई कि वर्ब के साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस का प्रयोग होता है। देखो, मूव के साथ एस लगा हुआ है, राइज के साथ एस लगा हुआ है। तो वर्ब के साथ एस या ईएस देख करके भी अपन पता लगा सकते हैं कि ये सब्जेक्ट टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब दो बातें हो गई कि आदत या दैनिक क्रियाविधियों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। और तीसरी बात, यानी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसको अपन पढ़ करके ये सोचते हैं कि यार ये तो भविष्य का वाक्य है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स आवर सिटी टुमारो, प्रधानमंत्री कल हमारे शहर के भ्रमण करेंगे या शहर की यात्रा करेंगे। इसका मतलब कल तो आने वाला है, अभी तो है नहीं, यानी भविष्य की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी कार्यक्रम को पहले से निर्धारित कर लिया जाए तो इस प्रकार के वाक्यों की ट्रांसलेशन करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। और ये वाक्य कहलाते हैं द फ्यूचर प्लानेड प्रोग्राम, यानी पूर्व निर्धारित, भविष्य के लिए पूर्व निर्धारित कार्य जो होते हैं उनके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा याद रखना है कि वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ईएस आएगा। यहाँ पर भी आप देख लें, विजिट के साथ एस आया हुआ, ये देखो, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स, यात्रा करेंगे, भ्रमण करेंगे, आवर सिटी टुमारो। अगला है हिस्टोरिक प्रेजेंट, यानी ऐतिहासिक वर्तमान, यानी ऐसे वाक्य जो इतिहास में घटित हो गए लेकिन हम उसकी वर्तमान में बात करें। तो इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो वर्तमान में अपन कहेंगे तो भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की। इस प्रकार के वाक्यों को प्रभावी बनाने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखें आप, गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस आ गया। तो इंडिया गेट्स फ्रीडम ऑन 1947। इस वाक्य के अंदर भी अपन देख रहे हैं ये ऐतिहासिक सत्य है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो गेट के साथ एस लग गया। तो इस प्रकार के वाक्य अपन कहेंगे हिस्टोरिक प्रेजेंट। ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के ही भाग हैं। पांचवा प्रकार, विथ इनहेरेंट क्वालिटीज, परमानेंट वर्क, यानी जो जन्मजात गुण होते हैं, व्यक्ति के जन्म के साथ ही जो गुण पैदा हो जाते हैं या व्यक्ति स्थायी रूप से जो कार्य करता है, इस प्रकार के वाक्यों के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए मदर लव्स हर चिल्ड्रन, एक माता हमेशा अपने बच्चों से प्रेम करती है। इसको झुटलाया नहीं जा सकता। अपने पशु पक्षियों को भी देखते हैं कि वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। माँ अपने बच्चों को सहती है, अंडों को सहती है। इसका मतलब हुआ कि प्राकृतिक रूप से इनहेरेंट यानी जन्मजात गुण है उसके अंदर कि माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है। दूसरा परमानेंट वर्क, यानी जो स्थायी रूप से होता है। जैसे हमारे शरीर के अंग हैं, इनका स्थायी रूप से कार्य है। आँखों का कार्य देखना है, कानों को सुनना है, मुँह का भोजन चबाना और बोलना है, जीभ का काम, त्वचा का काम स्पर्श करना, नाक का काम गंध सूंघना है। तो ये सारे परमानेंट वर्क है। इस प्रकार के वाक्यों के अगर अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। वी ईयर्स विथ ईयर्स, हम किससे सुनते हैं भाई? कानों से। अब ईयर्स बहुवचन है इसलिए ईयर के साथ एस नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल से। छठा, विथ साइंटिफिक थ्योरीज, वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ, यानी वैज्ञानिक सिद्धांत वाले जो वाक्य है उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। जैसे ए स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, एक वर्ग की 4 भुजाएं होती है। ए ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स, यानी एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती। तो ये सिद्धांत थ्योरी है, 3 भुजाएं होंगी तो ही त्रिभुज कहेंगे, 4 भुजाएं होगी तभी वर्ग कहलाएगा। तो ये वैज्ञानिक तथ्य है
तो इस प्रकार के वाक्यों को भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही प्रयोग किया जाता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, ये मैंने पहले ही बता दिया। अगला, इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस, यानी समाचार पत्रों की जो सुर्खियां अपन देखते हैं, बड़े अक्षरों के अंदर हेडिंग जो लिखे जाते हैं, वो भी प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। जैसे कोविड-19 इंक्रीजेज मोर्टेलिटीज, कोविड-19 से मौतों की संख्या बढ़ी। दूसरा, गवर्नमेंट डिसाइड्स टू लॉकडाउन, सरकार ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय किया। इस प्रकार के जो खबरों की हेडिंग होती है समाचार पत्रों में, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होती है। इन रनिंग कमेंट्री, आपने रेडियो टीवी पर क्रिकेट मैच या अन्य मैचों के आंखों देखा हाल जो सुना है, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही अंग्रेजी के बोले जाते हैं। जैसे एक गेंदबाज क्रिकेट मैच में अपन देखते हैं कि गेंदबाज गेंद को फेंकता है और बल्लेबाज अपने बैट से उस बॉल को हिट करने का प्रयास करता है, मारने का प्रयास करता है, चौका छक्का लगाने का प्रयास करता है। तो ये वाक्य वर्तमान टेंस के होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस के होंगे। तो द बॉलर बॉल्स एंड द बैट्समैन हिट्स ए 4, इस प्रकार से कमेंटर बोलेगा कि बॉलर ने बॉल फेंकी और बैट्समैन ने चौका मार दिया। तो इस प्रकार से आप भी इस टेंस को अच्छी तरह से याद करके, मैं कहता हूँ चौका नहीं छक्का मार, ये 4 प्रकार के वाक्य और उसके विशेष प्रयोग आप याद करके चौके के स्थान पर छक्का मारिए और अच्छी तरह से इस टेंस को याद कर लीजिए। अब याद करते वक्त, परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देते वक्त वाक्यों के अंदर कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जो हमेशा देख करके आपको ध्यान रखना है कि ये वाक्य, क्योंकि वहाँ पर तो आपके 5-6 वाक्य आएंगे, उसमें अलग अलग टेंस के होंगे। तो ये ध्यान रखने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भाग है परीक्षा में, जो अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रेजेंट टेंस के ही पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस टेंस को सीरियसली अच्छी तरह से याद करें। अगर वाक्य के अंदर मैंने इस शब्दों की लिस्ट दी है आपके लिए निकाल करके, इनको अच्छी तरह से याद कर लें। ये वाक्य में प्रयोग होने वाले हैं, जैसे टुडे, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, रेयरली, समटाइम्स, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, ऑन संडे। यानी एक वाक्य के अंदर इनमें से कोई एक शब्द हो अगर, तो आप ये समझ लें कि ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। और आपको वाक्य जो खाली जगह भरनी होती है, परीक्षा में आता है कि फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, इस प्रकार से, यानी कोष्टक में दिए गए शब्द का सही रूप आप खाली जगह में भरिए। तो वहाँ पर आप वाक्य के अंदर एक शब्द ये देख लें आप, जो मैंने लिस्ट में अभी दिए हैं, इनमें से अगर कोई एक वाक्य हो तो वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है। और जब आपके दिमाग में अब आ जाए कि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, तो हमेशा 2 बातें याद रखनी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और सब्जेक्ट प्लूरल नाउन थर्ड पर्सन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। अगर वाक्य एक वचन नकारात्मक है तो डू नॉट आएगा, और अगर प्लूरल है, एक वचन है तो उसके साथ डज नॉट आएगा, और प्लूरल है तो डू नॉट आएगा। यहाँ ध्यान रखना है कि डू नॉट और डज नॉट जिस वाक्य के अंदर आते हैं वहाँ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगते। इसलिए मैंने 2 उदाहरण नीचे दे दिए। इट्स हॉट टुडे, यहाँ देखें टुडे शब्द आ गया कि आज बहुत गर्मी है। शी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली, वह हमेशा जल्दी उठती है। तो आप भी जल्दी उठिए, अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, इस टेंस को याद कीजिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस के साथ। तब तक बाय बाय। लेकिन इस वीडियो को बंद करने से पहले नीचे एक बटन दिया गया है सब्सक्राइब, उसको ज़रूर दबा दीजिए। उसके पास में घंटी का बटन है, उसको भी दबा दीजिए, और अंगूठे का निशान भी दबा दीजिए। और आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेज दीजिए, ताकि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि नई वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके।